हुआ जी? कहीं दामाद जी का फिर से फोन तो नहीं आया था? हाँ रमा, अभी अभी दामाद जी से बात हुई मेरी। क्या बोल रहे थे जी दामाद जी? हाँ रमा, कल मधु को लेकर आ रहे हैं दामाद जी। अरे तो क्यों टेंशन लेते हो जी आप? एक ही दिन की तो बात है, झेल लूंगी मैं। वो मधु को छोड़कर चले जाएंगे ना? नहीं रमा, यही तो दिक्कत है। वो बोल रहे हैं कि इस बार मैं 3-4 दिन रुक कर जाऊंगा और साथ में मधु को भी वापस लेकर जाऊंगा। हे भगवान, 3-4 दिन रुक कर जाएंगे वो? इस बार दामाद जी को ऐसी क्या सूझी जी? यही तो चिंता का विषय है ना रमा। हाँ जी, चिंता का विषय तो है, लेकिन आप ज्यादा चिंतित ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। आकाश बेटा। अरे बच्चों को मत बताओ रमा, वैसे ही वो परेशान हो जाते हैं अपने जिया जी का नाम सुनकर। मुझे मालूम है जी, लेकिन हमें तैयारियां भी तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए मैं बाजार से कुछ सामान बुलवा लेती हूँ। अरे वो तो कल आएंगे ना रमा। हाँ जी, लेकिन कुछ सूखा नाश्ता तो मुझे पहले से ही बना कर रखना पड़ेगा ना, वरना कल एकाएक इतनी सारी चीजें बनाने में तो भगदड़ मच जाएगी घर में। हाँ तुम्हारी भी बात सही है रमा। क्या बात है मम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, कल तेरे दीदी जी अजी आने वाले हैं, तो बाजार से जा कुछ सामान लेकर आ जा। क्या कल आ रहे हैं दीदी जिया जी? तो मम्मी जिया जी दीदी को छोड़कर चले तो जाएंगे ना? नहीं बेटा, इस बार तेरे जिया जी भी 3-4 दिन रुक कर जाएंगे तेरी दीदी के साथ। हे भगवान, 3-4 दिन रुक कर जाएंगी जिया जी? अरे तू इतना क्यों परेशान होता है बेटा, तेरे एक ही तो जिया जी है। अरे तेरे जिया जी को भी पूरा हक है अपनी खातिरदारी करवाने का, इसलिए तू टेंशन मत ले, 3-4 दिन तो यूं बीत जाएंगे बेटा। ठीक है मम्मी, आप लिस्ट बना देना, मैं ले आऊंगा बाजार से सामान। मैं बच्चों को ये नहीं दिखाना चाहती जी कि उनके जिया जी के आने से उनकी माँ कितनी परेशान हो जाती है। हाँ रमा, लेकिन अब बच्चे भी छोटे नहीं रहे रमा। दोनों भाइयों को सब समझ में आता है कि हमारी मम्मी कितनी परेशान हो जाती है जिया जी के आने से। अच्छा ठीक है जी, मैं तैयारियां शुरू कर देती हूँ। मम्मी, ये आकाश बता रहा था कि कल जिया जी आ रहे हैं। हाँ बेटा। बस हो गया माँ, अब तो आप पूरा घर अपने सिर पर उठा लेंगी और हम सबको भी काम पर लगा देंगी। सच कहूँ माँ, मुझे जिया जी के साथ समय बिताना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिया जी कितने मूडी स्वभाव के हैं, उनका पारा हमेशा चढ़ा ही रहता है, और यहाँ छोटी मोटी भी गलती हो जाए तो जिया जी हमेशा टेढ़ी प्रतिक्रिया ही देते हैं। हाँ ठीक है ना बेटा, पर है तो वो तेरे जिया जी ना, 2-3 दिनों की तो बात है। ठीक है माँ। एक दिन पहले ही रमा अपने दामाद की खातिरदारी के लिए तैयारियां करनी शुरू कर देती है, ताकि दामाद जी को शिकायत का एक मौका ना मिले। हे भगवान, मैंने समय से सारी तैयारियां कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। मम्मी देखिए, दीदी जी आ गए। हे भगवान, मुझे तो इतनी घबराहट हो रही है। चलो जल्दी से चाय पानी लेकर जाती हूँ, वरना दामाद जी गुस्सा हो जाएंगे। कैसे हैं दामाद जी आप? हाँ प्रणाम मम्मी जी, मैं तो अच्छा हूँ। लीजिए दामाद जी, चाय पी लीजिए। क्या मम्मी जी, ये कप की हालत देखी है आपने? बाहर से कितना गंदा हो रखा है ये कप। आपके घर में कोई दूसरा नया कप नहीं है क्या दामाद को चाय पिलाने के लिए? ठीक है दामाद जी, मैं अभी दूसरे कप में ले आती हूँ आपके लिए चाय। अरे आप इतना क्यों परेशान होती है मम्मी, आप बैठिए ना इनके साथ, मैं अभी दूसरे कप में चाय लेकर आती हूँ इनके लिए। ठीक है बेटा। आकाश और पापा जी कहाँ गए मम्मी जी? क्या उन लोगों को मेरे आने की खबर नहीं थी? खबर तो थी बेटा, पर तुम्हारे पापा जी कुछ जरूरी सामान लेने मार्केट गए हैं, और आकाश शायद अपने दोस्त के यहाँ गया है नोट्स लाने। पापा जी मार्केट थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते थे, और ये आकाश को तो शायद खुशी ही नहीं है कि उसके जिया जी आए हैं, इसलिए तो जानबूझकर आज ही के दिन में नोट्स लेने पहुंच गया दोस्त के घर। इसलिए तो मम्मी जी मेरा मन फिर ससुराल आने को नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है मेरे आने से आप लोगों को खुशी नहीं होती है। नहीं नहीं दामाद जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम लोगों को तो बहुत खुशी होती है। वो तो दिख ही रहा है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, अब आप लोगों को शायद अच्छा लगे या बुरा लगे, पर मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो यहाँ आना जाना पड़ता ही है ना। जिया जी आप फ्रेश हो जाइए ना। हाँ मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद ही चाय नाश्ता ले लूंगा। ठीक है बेटा। अब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि रमा दीदी इतना क्यों घबरा रही थी दामाद जी के आने पर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दीपक जी का ऐसा व्यवहार। अरे वो मेरे साथ करे तो करे, मेरी मम्मी के साथ भी कितना दुर्व्यवहार करते हैं, पर क्या करूं, मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती ना। मधु। हाँ मम्मी। मधु, हमें माफ कर दे बेटा, हमने तेरी शादी अच्छे घर में नहीं की है। नहीं मम्मी, इसमें आप लोगों की क्या गलती है? आप ही तो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। और सच कहूँ ना मम्मी, तो मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर ननद देवर सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस इन्हीं का मिजाज थोड़ा ठीक नहीं रहता मम्मी, हमेशा बस इनका पारा चढ़ा रहता है। अरे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी किस बात से इन्हें गुस्सा आ जाए, और हर किसी के काम में बस मम्मी ये कमियां ही ढूंढते रहते हैं। वही तो मैं सोचती हूँ बेटा, 2-4 दिन में ही हम लोगों की हालत ऐसी हो जाती है, तो पता नहीं तू कैसे झेलती होगी बेटा। अरे ये सब बात जाने दीजिए मम्मी, वरना फिर इन्हें गुस्सा होने का एक नया बहाना मिल जाएगा। जल्दी से जाकर आप नाश्ता लगा दीजिए। ठीक है बेटा। लीजिए दामाद जी, आपको पकोड़े बहुत पसंद है ना, मैंने आपके लिए पकोड़े बनाए हैं।
क्या मम्मी जी, ये पकोड़े तो पूरे ठंडे हो रखे हैं, आपको गर्मा गर्म सेकना चाहिए ना। मैं ठंडे पकोड़े तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। नमस्ते जिया जी। लीजिए, अब हमारे छोटे साले साहब को फुर्सत मिल ही गई अपने जिया जी से मिलने की। सुना है बहुत पढ़ाई चढ़ाई कर रहे हो तुम, बहुत नोट्स वोट्स बन रहे हैं तुम्हारे तो। हाँ जिया जी, हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, इसलिए मैं नोट्स बना रहा था। और मम्मी, ये पकोड़े आप यहाँ रख दीजिए, मैं और भैया खा लेंगे इसे। आप जिया जी के लिए दूसरा सेक दीजिए। ठीक है बेटा। और विशाल, तुम्हारी शादी की जहाँ बात चल रही थी, बात आगे बढ़ी? हाँ जिया जी, लड़की वाले लोग अगले हफ्ते ही आने वाले हैं घर। अच्छा, बताओ ये कितनी बड़ी बात है कि बात भी हो गई, लड़की वाले लोग आने वाले भी हैं, लेकिन घर के दामाद को बताना किसी ने जरूरी नहीं समझा। नहीं जिया जी, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को भी पहले से मालूम नहीं था। कल रात में ही तो फोन आया था लड़की वालों की साइड से। अरे मैंने पूछ लिया इसलिए तुमने बता दिया साले साहब, वरना शायद तुम मुझे बताते भी नहीं। नहीं जिया जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताने ही वाला था। इसलिए तो मुझे ससुराल आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं आया तब ना पापा जी घर पर थे और ना ही ये छोटे साले साहब घर में थे। आया तो चाय भी ढंग की नहीं मिली, चाय के बाद नाश्ता भी ढंग का नहीं मिला। अरे इसलिए मेरा मन नहीं करता, जरा भी इज्जत नहीं बची अब ससुराल में। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी? अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ पापा जी, अब इतनी बड़ी बात हो गई, साले साहब की शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है दामाद जी, विशाल ने बोला था कि पहले जिया जी को फोन करके बता देता हूँ। मैंने ही उसे रोका कि तेरे जिया जी तो आ रहे हैं, कल आमने सामने बैठकर बात कर लेना। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आता हूँ जिया जी। अरे रहने दीजिए छोटे साले साहब, क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं? अरे आप खाइए ना, आराम से बैठकर पकोड़े खाइए, क्यों इतना चिंता करते हो मेरी? आकाश, जाइए साले साहब, आपकी दीदी आवाज लगा रही है आपको। ठीक है जिया जी। क्या बात है दीदी? भाई मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपने जिया जी के सामने कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। आप चिंता मत कीजिए ना दीदी, मैं कुछ नहीं कहूँगा जिया जी से। हाँ बेटा, तू छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, लेकिन देख तेरे जिया जी के सामने ऐसा कुछ मत करना, वरना तेरी दीदी को सुनना पड़ेगा सब कुछ। अरे ठीक है ना माँ, जब भी जिया जी आते हैं तब भी आप हमें यही समझाती हैं। हाँ मेरे भाई आकाश, बस कुछ ही दिनों की बात है, हम 3-4 दिनों में चले जाएंगे। और तुझे तो तेरी जिया जी का व्यवहार पता ही है ना। अरे उनका पारा तो हमेशा चढ़ा ही रहता है और हर चीज परफेक्ट चाहिए उन्हें। ठीक है दीदी, हम आपकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू मेरे भाई। सच में बेटा, तू कितने डर डर के जीती है। हाँ मम्मी, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन सच में मुझे बहुत डर डर के रहना पड़ता है। अरे इन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए मम्मी, घर की चादर से लेकर किचन में क्या हो रहा है यहाँ तक इनकी पैनी नजर बनी रहती है। और इन्हें जहाँ गलतियाँ दिख गई ना मम्मी, ये जोर जोर से चीखने लगते हैं। और इनके इस गुस्सेल स्वभाव का खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ता है मम्मी। सच कहूँ ना मम्मी, कभी कभी तो बेकार में ही छोटी छोटी बातों से इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगती है हमारे बीच में कि बात तलाक तक पहुँच जाती है। ये तो आपके संस्कार है मम्मी, जो मैं इन्हें झेल पा रही हूँ और इनके साथ जिंदगी निभा पा रही हूँ, वरना कोई दूसरी लड़की ना मम्मी 4 दिन इनके साथ ना रह सके। हाँ बेटा, मैं दामाद जी का ऐसा व्यवहार देखकर समझ सकती हूँ कि तुम कितनी कठिनाइयों भरा जीवन जी रही हो, और मैं कर भी क्या सकती हूँ मम्मी। मुझे पता है ना, आप लोगों ने कितनी कठिनाई से मेरी शादी की है, एक रुपए जोड़कर मेरी शादी की है मम्मी आपने। और मैं इनसे तलाक लेकर आ भी जाऊँ मम्मी, तो इस घर में मेरे 2 छोटे भाई हैं। ऐसे घर में कौन अपनी लड़की देगा जहाँ पर पहले से एक तलाकशुदा बहन रहती हो मम्मी। यही सब सोचकर मैं जहर के कड़वे घूंट पीकर वहीं रह लेती हूँ मम्मी। हाँ बेटा, जब दामाद जी पहली बार तुझे देखने आए थे और उन्होंने कहा कि उन्हें दहेज के 1 रुपए भी नहीं चाहिए, ये सुनकर तेरे पापा और मैं तो इतने खुश हो गए थे कि बहुत ही अच्छे विचार हैं हमारे दामाद जी के। लेकिन हमें कहाँ पता था बेटा, दामाद जी का तो दहेज लेने का कुछ और ही तरीका है। हाँ मम्मी, ये तो रीति रिवाज और त्योहार का नाम बता बता कर जो इन्हें चाहिए वो ये मंगवा लेते हैं मुझे मेरे मायके से। हाँ बेटा, धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से दहेज ले लेकर दामाद जी ने तो अपना घर भर लिया। अभी तक तो मैंने जैसे तैसे संभाल लिया बेटा, लेकिन मुझे एक ही बात की चिंता होती है। अरे कल परसों इस घर में तेरी भाभी आ जाएगी, तो क्या तेरी भाभी भी यही सब करेगी जो मैं करती हूँ? अरे नहीं मम्मी, आज के जमाने में कोई भी लड़की ये सब सहन नहीं करती। हाँ बेटा, जाने दीजिए मम्मी, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन बीत ही जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर जल्दी आना। हाँ मम्मी, आप भी अपना ख्याल रखना। चलो मधु, क्या यहाँ खड़ी होकर रोती ही रहोगी? ठीक है मम्मी, चलती हूँ मैं। बड़ी चैन की सांस लिया मम्मी मैंने, जान बची तो लाख उपाय। ऐसा नहीं बोलते छोटे, दीदी भी तो गई ना। और एक बात सोचो छोटे, जब हम जिया जी के साथ 3-4 दिनों में ही इतने परेशान हो जाते हैं तो बेचारी हमारी बहन वो कैसे झेलती होगी जिया जी को। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तूने। इस तरह से धीरे धीरे दिन बीत जाता है और अब तो विशाल की शादी भी हो गई है। उसकी पत्नी अंजलि, जो कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, जो अपने सास को बहुत प्यार से रखती थी और अपने ससुर जी की भी बहुत सेवा करती थी।
अंजलि, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी महसूस तो नहीं होती? नहीं जी, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं तो बेहद खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ अंजलि, हमारे घर में कभी भी तुम्हें कोई भी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करेगा, और मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ अंजलि कि कभी तुम किसी का दिल नहीं दुखाओगी। हाँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अंजलि बेटा, मैं अभी आती हूँ जी, मुझे मम्मी जी आवाज लगा रही हैं। हाँ अंजलि, जाकर सुन लो तुम मम्मी की बात। जी मम्मी जी, अभी आई। अरे ये आपको क्या हुआ मम्मी जी? ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन जिस दिन से तुम इस घर में बहू बन के आई हो, मेरे मन में बस एक ही बात का डर लगा हुआ है, और आज वो दिन आ गया है बेटा जब मुझे इस डर का सामना करना पड़ेगा। अरे ऐसी क्या बात है मम्मी जी जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हो? बेटा आज मेरी बेटी मधु और दामाद जी आ रहे हैं। क्या मम्मी जी? अरे सभी माँ अपनी बेटी के आने की खबर में खुशी से झूमने लगती है मम्मी जी, और आप आंखों की उदास होकर खड़ी हैं। हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात का भी बहुत डर लग रहा है कि दामाद जी भी आ रहे हैं, और आज दामाद जी का सामना तुम्हारे साथ होगा। अरे तो क्या हुआ मम्मी जी? देखो बेटा, हमारे पूरे परिवार को बस इसी दिन का और इसी बात का डर लगा हुआ था, क्योंकि जो दामाद जी है ना, वो बड़े सख्त मिजाज के हैं, उनका पारा हमेशा चढ़ा ही रहता है, वो कभी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते बेटा, बस हर चीज में मीन मेक निकालते रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा। दोपहर के 2 बजे मधु अपने छोटे भाई की शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ रहने आती है। प्रणाम दीदी। प्रणाम जिया जी। हाँ खुश रहिए भाभी। आप कैसे हैं दामाद जी? हम तो ठीक ही हैं मम्मी जी। मम्मी जी, एक अच्छी कड़क अदरक वाली चाय पिलवाइए। जी जिया जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सचमुच में मम्मी, भाभी तो बहुत ही अच्छी है। कैसे हैं दीदी जिया जी? सब बढ़िया है मेरे भाई। क्यों मम्मी जी, आज फिर पापा जी मार्केट चले गए क्या? और छोटे साले साहब आज फिर से नोट्स बनाने गए हैं? नहीं जिया जी, छोटे तो अपने कॉलेज टूर पे गया है, और पापा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वह दवाई खाकर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छा लीजिए जिया जी, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। ये क्या मम्मी जी, आपने अभी भी कप चेंज नहीं किया है? लेकिन जिया जी, इस कप में क्या बुराई है? ये कप बाहर से कितना गंदा दिख रहा है। नहीं दामाद जी, वो पुराने कप तो मैंने अलग कर दिए, ये तो उसी डिजाइन के नए कप हैं। मजा नहीं आया चाय पीकर। मैंने तो इतनी अच्छी चाय बनाई है अदरक कूट करके, और जिया जी कहते हैं कि इन्हें मजा नहीं आया। बेटा मैंने तुझे बताया था ना, ये थोड़े अलग मिजाज के हैं। अच्छा अच्छा जी, समझ गई मम्मी जी, कुछ नहीं बोलूंगी मैं। चलिए जिया जी, आराम कर लीजिए। आज तो हमें आराम नहीं करना है साले साहब, हम तो कहते हैं चलिए हमें यहाँ का लोकल मार्केट घुमा कर ले आइए। जी चलिए ना जिया जी। देखिए भाभी, अगर इनकी किसी बात का आपको बुरा लग जाए तो इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग लूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मम्मी जी ने सब कुछ पहले से बता रखा है। बस आप मुझे एक बात बताइए दीदी, कि जिया जी घर में भी एक साथ 6 सब्जियां लेते हैं थाली में। इनके मूड के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती भाभी, जब इनका मन करे कभी ये 6 और कभी ये 10 सब्जियां भी बनवा लेते हैं, और खाना तो सिर्फ एक ही सब्जी में खाएंगे, बाकी सब्जियों को सिर्फ चख कर देखते हैं। ये क्या सच में दीदी? हाँ भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है दीदी, आप कैसे कैसे जिया जी को झेलते होंगे। रहने दो बेटा अंजलि, कुछ मत बोलो। दीदी प्लीज आप मत रोइए दीदी, रोने की सिवा मैं कर भी क्या सकती हूँ भाभी। ठीक है बेटा, जा तू आराम कर ले, मैं तेरी भाभी के साथ जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अरे नहीं मम्मी, चलिए मैं भी आप लोगों की मदद करूंगी। चलो बेटा। इस तरह से 2 घंटे बाद दीपक जी वहाँ का लोकल मार्केट घूमकर वापस घर आते हैं। घूम आए दामाद जी मार्केट? जी मम्मी जी। अब आप बैठिए दामाद जी, भूख लग गई होगी आपको, मैं अभी खाना लगवा देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। बेटा अंजलि, तेरे जिया जी के लिए खाना लगा दे बेटा। जी मम्मी जी। अरे खाइए ना जिया जी, मैंने सब कुछ आप ही की पसंद का बनाया है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो 3 ही सब्जी है, मैंने तो 4 सब्जी बताया था ना। माफ कीजिए जिया जी, आपने जो एक कद्दू की सब्जी बताई थी ना, कद्दू मार्केट में मिल नहीं पाया, इसलिए मैंने कद्दू की सब्जी नहीं बनाई। ठीक है, लेकिन याद रखिए मुझे ना थाली पूरी भरी हुई पसंद है। ठीक है जिया जी। कैसा बना है जिया जी खाना? हाँ ठीक है। ये क्या दीदी, जिया जी ने तो बस थोड़ा सा खाना खाया और ऐसे ही छोड़कर चले गए। हाँ भाभी, मैंने तो पहले ही बताया था, ये बहुत ही मूडी किस्म के हैं, क्या पता इनका मूड कब क्या करे। ठीक है ना बहू, जाने दो ना, 2-4 दिन की तो बात है। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन इस तरह अनाज का अपमान और इतना आसार अनाज फेंकना पड़ता है, मुझे ये बहुत अखरता है। और जिया जी ने तो 4-4 सब्जियां बताई थी, मैंने तो 3 भी बनाई, फिर भी जिया जी ने एक ही सब्जी में खाना खाया है,
बाकी दो सब्जियों को तो जिया जी ने चक्कर भी नहीं देखा है। हाँ भाभी, ये ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है दीदी। पर इन्हें कौन समझाए? भाभी रहने दीजिए ना, इनकी थाली में मैं खाना खा लूंगी। आप बुरा मत मानिए दीदी, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जिया जी की थाली में आप खाना खा लीजिए। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि इस तरह अनाज का अपमान अच्छा नहीं होता। अच्छा ठीक है ना बेटा, जाने दो, चलो चलकर तुम भी खाना खा लो। ठीक है मम्मी जी। ये सब देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है कि जिया जी इस तरह बार बार अनाज का अपमान करते हैं। अंजलि बेटा, आ जाओ, तुम भी खाना खा लो। जी मम्मी जी। अब तबीयत कैसी है पापा जी आपकी? अच्छी है बेटा। मधु, हाँ जी। देखो मम्मी जी ने अनारसे बनाए क्या? मैंने मम्मी जी से अनारसे बनाने को कहा था। सॉरी जिया जी, वो क्या है ना, मम्मी के कमर में बहुत दर्द हो रहा था तो उन्होंने बताया था मुझे अनारसा बनाने को, लेकिन मैं भूल ही गई थी और समय पर चावल नहीं भिगा पाई, और फिर चावल भीग नहीं पाते तो अनारसे बन नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए खजूर ही बना देती हूँ। मधु, जल्दी से जाकर अपना सामान बांध लो। लेकिन क्यों जिया जी, ऐसे अचानक से दीदी को सामान बांधने क्यों बोल रहे हो आप? देखो अंजलि, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो इस तरह से तुम बार बार मेरा अपमान करती जाओगी और मैं चुपचाप सह लूंगा। ठीक है ना जी, मैं भी सामान बांध कर आती हूँ, आप कुछ मत कहिए। मधु, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन जिया जी, मैंने आपका कैसा अपमान किया है? मैं जिस दिन से आया हूँ ना अंजलि, उस दिन से बस तुम लगातार मेरा अपमान ही करते जा रही हो। नहीं जिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है किसी चीज की। मैं तुम्हें यही समझा रहा था मधु बार बार कि अपने मायके ज्यादा आओ जाओ मत। अरे कोई इज्जत नहीं रह जाती। देखा ना आज तुमने किस तरह से तुम्हारे पति का अपमान हो रहा है। अरे तुम्हारी भाभी ने एक कप अच्छी चाय भी नहीं पिला पाई मुझे। सामान लेकर आओ तुम, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। प्लीज दामाद जी, ऐसा मत कीजिए। क्या नहीं सुनूं मम्मी जी? और एक बात याद रखिए आप, अब आपको जब भी आपकी बेटी की याद आए ना, तो ये उम्मीद मत लगाना कि आपकी बेटी यहाँ आएगी। आप लोग आकर खुद मिल लेना बेटी के ससुराल में। टेबल में मैंने शादी का कार्ड रखा है, 1 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, यदि मन करे तो आप लोग चले आना। मम्मी जी, सच कहती हूँ, मैंने जिया जी का कोई अपमान नहीं किया है। मम्मी जी प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए। हाँ बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ, अरे तेरे जिया जी का स्वभाव ही ऐसा है। जाने दे बेटा, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अच्छे से जानते हैं दामाद जी के व्यवहार को। लेकिन मम्मी जी, दीदी को कितना सुनना पड़ेगा? अरे वो तो मूडी है ही, हम कुछ नहीं भी करेंगे फिर भी वो मधु को सुनाएगा, इसलिए तू टेंशन मत ले। जा बेटा, जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और इस तरह मधु की नंद की शादी वाला दिन भी आ जाता है। मम्मी, आज दीदी की नंद की शादी है ना? हाँ बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम अंजलि के साथ चले जाना। ना ना मम्मी जी, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो कहती हूँ कि आप चले जाइए पापा जी के साथ। ठीक है बेटा, किसी न किसी को तो जाना होगा। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी तैयारियां करवा देती हूँ। मधु की नंद की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है और धीरे धीरे सारे मेहमान जा चुके होते हैं और अब मधु के मम्मी पापा भी वापस अपने घर जा रहे हैं। देखा ना मधु तुमने कैसे धूमधाम से मैंने अपने बहन की शादी की है, वरना कुछ लोग तो बिना दान दहेज की अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है मम्मी। मधु दीपक जी के तानों से समझ जाती है कि दीपक जी का इशारा मेरे माता पिता की ओर है, पर बेचारी मधु कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुपचाप मन मारकर खड़ी रही वो। इस तरह धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक। मम्मी जी, दामाद जी, आप अचानक? अंजलि बेटा, जल्दी से चाय पानी लेकर आओ, देखो तुम्हारे जिया जी आए हैं। आप खड़ी क्यों हो गई मम्मी जी? आप बड़ी है ना, आप बैठिए कुर्सी पर और ऐसे घबराकर चाय पानी बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी। प्रणाम पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। और मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है। बाप रे, कुछ ही महीनों में जिया जी के स्वभाव में ऐसे परिवर्तन कैसे आ गया? मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग, मैंने सब लोगों को बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं बेटा, तुमने कोई परेशान नहीं किया है हमको, लेकिन आपको ये हो क्या गया है दामाद जी आज? ये समझ लीजिए मम्मी जी, आज मेरी आंखें खुली है। लेकिन जिया जी, ये परिवर्तन हुआ कैसे? वो ऐसा है भाभी, किसी ने सच ही कहा है, जब चोट खुद के दिल को लगती है ना, तभी दर्द का एहसास होता है। हाँ दीपक जी, मैं आपके व्यवहार से बहुत परेशान थी। आप हर बात पर मीन मेक करते थे, रोका टोकी करते थे और यहाँ तक आप बार बार मेरे मम्मी पापा का अपमान भी करते थे। और जब मैं आपको समझाती थी तो आप कहते थे कि मैं घर का जमाई हूँ, इकलौता जमाई हूँ, नखरे तो करूंगा ही। लेकिन जब मेरी ननद की शादी हुई ना भाभी, तब इन्हें समझ में आया कि जमाई होता क्या है। हाँ मधु, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे तो आजकल भाभी सभी परिवार पढ़ा लिखा है, उन्हें पता है कि अपने जमाई का कितना मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल के कुछ लड़के जमाई बनते ही मान सम्मान के नाम पर अपने ससुराल वालों को बहुत परेशान करने लगते हैं। हाँ दीदी, सच कहा आपने, जिस तरह एक बहू भी बेटी के समान होती है, उसी तरह एक जमाई भी बेटी के ही समान होता है। जमाई और बहू दोनों ही अनजान होते हैं एक घर के लिए। इनमें सिर्फ फर्क इतना होता है दीदी कि एक बहू अपने परिवार में रच बस जाती है,
जैसे कि आप हैं, मैं हूँ। लेकिन दीदी, जमाई बनते ही कुछ लड़कों के नखरे शुरू हो जाते हैं। वो अपने ससुराल वालों को नाच नचाते हैं और परिवार वालों का भी बस एक ही उद्देश्य होता है, बस किसी तरह जमाई नाराज ना हो जाए, जमाई नाराज ना हो जाए। अरे मैं एक सवाल आप सब लोगों से करती हूँ आज, कि जब दूसरे के घर की बेटी को बहू के रूप में इतना परेशान किया जाता है, फिर एक जमाई को, वो भी तो दूसरे के घर का बेटा होता है ना, फिर उसे क्यों इतना सम्मान दिया जाता है? बहू को एक नए परिवार में हमेशा ताना ही मिलता है, लेकिन जमाई को सर आंखों पर बिठाल कर रखते हैं लोग। मुझे तो लगता है कि लोग एक ही कारण से अपने जमाई की खातिरदारी करते हैं कि अगर जमाई नाराज हो गया तो हमारी बेटी का क्या होगा। हाँ अंजलि बेटा, तुम ठीक कहती हो, कहीं ना कहीं ये सब हमारी ही गलती है। हम ही लोग जमाई को सिर पर बिठाल कर रखते हैं और अपनी बहू को जब मर्जी आए तब ताना दे देते हैं। इसीलिए एक बहू को लाख ताने दे दो, चाहे कितना ही दुख दे दो, वो बेचारी कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। और जिस जमाई को हम सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, जिसकी खातिरदारी में आगे पीछे लगे रहते हैं, वो हमें सुनाने के लिए एक मिनट की भी देरी नहीं करते। हाँ मम्मी जी, आज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करता हूँ कि जिस तरह आप अपने जमाई को सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, कम से कम अपनी बहू को सम्मान तो देना ही चाहिए। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई